यहाँ हम 11वीं क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर है। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते होंगे कि हम इसमें स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे और हम अपने 5th वीडियो लेक्चर से इसी के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। हमने अपने 6th वीडियो लेक्चर, 7th वीडियो लेक्चर और यहाँ तक कि 8th वीडियो लेक्चर में भी इसी को समझने के लिए जो इसके लिए जो हेल्पिंग टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस किया। जैसे कि हमने वीडियो लेक्चर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाया और वेव थ्योरी को समझा। वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा। जबकि अपने 8th वीडियो लेक्चर में हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी या उसकी पार्टिकल नेचर को समझा। इन सभी वीडियो लेक्चर्स का समझने का उद्देश्य सिर्फ स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम को समझने के लिए था और इनका ज़्यादा कोई यूज़ यहाँ पर है नहीं। क्योंकि जो हमने अपना 5th वीडियो लेक्चर जब हमने लास्ट में एंड किया था तो वहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक लिमिटेशंस आई थी, जिसमें कि हमने ये कहा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हमको मिलता है, जबकि वास्तव में जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वह लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। अब ये लीनियर स्पेक्ट्रम या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं यही हमको समझना है और यही इस वीडियो लेक्चर का भी उद्देश्य है जो इस 9th वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ शब्द इसमें बार बार आएंगे जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफी। स्पेक्ट्रोग्राफी में जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप में हम एक टेलीस्कोप लगाते हैं और उसके द्वारा हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोग्राफ में हम टेलीस्कोप को हटाकर वहाँ पर हम एक फ़ोटो शीट लगा देते हैं और जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस पर रिकॉर्ड हो जाता है और इस प्रकार हमको स्पेक्ट्रोग्राफ प्राप्त हो जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप की स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो जैसा कि आप सामने टॉपिक के नाम देख रहे होंगे, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम एक ही बात होती है और ये जो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम होता है ये दो प्रकार का होता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तब हमको लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बारे में हमको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। तो हम इन दोनों एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिफरेंस हमको पता चल जाएगा और यही हमारे इस टॉपिक का उद्देश्य है। और ये समझ लेंगे तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसकी जो लिमिटेशन है वह भी कंप्लीट हो जाएगी और हम अपने नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल नील्स बोर एटॉमिक मॉडल की ओर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आइए एमिशन स्पेक्ट्रा को समझते हैं। पहले तो आप एमिशन का मतलब हिंदी में समझ लीजिएगा। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन होना। तो जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करके प्राप्त होने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से गुजारने के पश्चात फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त करते हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सतत स्पेक्ट्रम जिसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं और रेखीय स्पेक्ट्रम जिसको कि लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है या लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको आप आगे एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जो सामने आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब एक वाइट लाइट जो कि सनलाइट हो सकती है या बल्ब की लाइट हो सकती है, एक सिल्ट में से गुजारकर एक पतली लाइट में जब हम उसको चेंज कर लेते हैं और उसको जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह 7 कलर्स में BIB GYOR विवग्योर में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। ये जो 7 कलर हैं ये आपने रेनबो में देखे होंगे और आपको ध्यान होगा कि ये 7 कलर रेनबो में ना दिखाई दे करके हमको केवल 3 या 4 कलर दिखाई देते हैं। ये कलर एक दूसरे में इतने मर्ज हो जाते हैं, इतने मिल जाते हैं सातों के सातों कलर कि हमको 3 या 4 कलर ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसमें कि हमको 7 कलर प्राप्त होने चाहिए थे और केवल हमको 3 या 4 कलर ही मिलते हैं, वो आपस में सातों कलर इस प्रकार से मर्ज हो जाते हैं कि केवल 3 या 4 कलर में वह
चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि आप इस कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें तो हमें सबसे नीचे वायलेट कलर प्राप्त होता है और सबसे ऊपर हमको रेड कलर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक है और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वह सबसे छोटी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कलर्स हमको मिल गए, विबग्योर, VIV, GY, OR, वायलेट, इंडिगो, वेलू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इनको हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, कॉन्टीन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम, और दोनों के दोनों ही स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, इमिशन यानी कि उत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें बुल्सन लैंप ले रखा है। बुल्सन लैंप की फ्लेम में हम NaCl को गर्म कर रहे हैं। प्लेटिनम के वायर में हमने इसको लगा रखा है और इससे निकलने वाले रेडिएशन को एक स्लिट में से पास करवा कर एक पतली बीम के रूप में हम इसको चेंज करते हैं और इसको प्रिज्म में से पास करवाते हैं। प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात यहाँ पर हमको फोटोग्राफी प्लेट पर येलो लाइन 1 और येलो लाइन 2 दिखाई देती है। बाकी जो शेष स्पेक्ट्रम की लाइन होती हैं, जिसको कि आपने रेनबो के समय में देखते होंगे, विबग्योर, VIV, GY, OR, उनमें से केवल हमको येलो लाइन ही हमको यहाँ पे दिखाई देती है। बाकी जो 6 कलर्स हैं वो यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। हर सब्सटेंस की अपनी एक पर्टिकुलर कलर की स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि KCl सब्सटेंस है, अगर यहाँ पर हम KCl को लेकर के हीट करते तो उसका जो यहाँ पे कलर या लाइन आती वो वायलेट कलर आती। तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा में दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमको 7 कलर्स दिखाई देते हैं और वो 7 कलर्स मात्र 3 या 4 कलर्स के रूप में हमको दिखाई देते हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर साल्ट का एक पर्टिकुलर कलर होता है जो कि हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देता है। ओवरऑल यदि हम कहें तो हमको कलर ही दिखाई देते हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो सामने चित्र के द्वारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझाया जा रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है वो अपनी पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस प्रकार से जब हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम समझा था वहाँ पर हमको 7 कलर्स दिखे थे, और जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम समझा तो वहाँ पर हमको पर्टिकुलर एक ही कलर दिखा। मतलब ये है कि कलर हमको दिखे, चाहे वो 7 कलर्स हों कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के या फिर एक पर्टिकुलर कलर हो किसी एक सब्सटेंस का। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरकर हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उससे निकलने वाले रेडिएशन को इस प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो उस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो हमारी लाइट्स होती हैं, जब हम उनको फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं तो वह लाइट या वह रोशनी जो इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब में भरे हुए सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। वो हमको यहाँ पर डार्क कलर की दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि हमको शेष सभी कलर तो दिखाई देंगे, लेकिन वह कलर जो कि इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस का होगा वो कलर हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह कलर जो है वो इस गैस ने जो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है उसने उसको अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में ही अधिक स्टडी करनी है। तो अगर ओवरऑल हम इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हमको कलर दिखाई देते हैं, चाहे वह सभी के सभी 7 कलर्स हो या फिर पर्टिकुलर कोई एक कलर हो। जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें पर्टिकुलर सब्सटेंस का पर्टिकुलर जो कलर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी शेष कलर हमको दिखाई देते हैं। तो मेन डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही हुआ जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उनके हिसाब से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा था, लेकिन वास्तव में जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता था वो लाइन स्पेक्ट्रम होता था, जो कि आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ
गए होंगे। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना रखा है। जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भरकर उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो हमको अनेक लाइंस दिखाई देती हैं। जिन जिन लाइंस को जिन जिन साइंटिस्ट ने ढूंढा उन्हीं के नाम पर उनका नाम रख दिया। जैसे कि जब एमिशन पहली वाली सेल में होता है, चाहे वो 6 सेल से पहली में हो, चाहे 5th से पहली में हो, 4th से पहली में हो, 3rd से पहली में हो, या फिर 2nd से पहली वाली सेल में ट्रांजिशन हो, तो इसको हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि इसको लाइमन नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा। इसी प्रकार से जब 2nd ऑर्बिट में या सेल में ट्रांजिशन होता है, चाहे वो 6 से 2nd में हो, चाहे 5th से 2nd में हो, 4th से या फिर 3rd से 2nd में हो, उसको बाल्मर सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि उसको बाल्मर नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा। ऐसा ही हम तीसरी वाले सेल में होने वाले ट्रांजिशन को पास्चन सीरीज़ बोलते हैं, और चौथे वाले सेल में होने वाले ट्रांजिशन को ब्रैकेट सीरीज़ बोलते हैं, जबकि 5वें वाले सेल में होने वाले ट्रांजिशन को हम फुंट सीरीज़ बोलते हैं। इन सब की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो कि हम रिडबर्ग फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। तो प्रत्येक सीरीज़ की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। उस वेवलेंथ को पता लगाने के लिए रिडबर्ग ने एक फार्मूला दिया जिसको कि हम रिडबर्ग फार्मूला कहते हैं। इसको 1890 में दिया गया, 1/λ। इसको हम न्यू बार या फिर वेव नंबर भी कहते हैं। r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे जो r है वो रिडबर्ग स्थिरांक होता है और इसकी वैल्यू 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है। चूँकि ये हाइड्रोजन के लिए है तो इसमें यहाँ पर z² भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो z है वो एटॉमिक नंबर होता है, चूँकि हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने इसको पहले काउंट नहीं किया था और पर्टिकुलर हमको हाइड्रोजन के लिए ही इसको कैलकुलेट करना है। ये जो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ है जिसको कि हमने लैम्डा बोला है, इसकी वैल्यू n1 और n2 पर डिपेंड करती है। तो लाइमन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू सदैव 1 होगी और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 आगे कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार से बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी क्योंकि उसका ट्रांजिशन 2nd ऑर्बिट में होता है, और n2 की वैल्यू 3, 4, 5 आगे को कुछ भी हो सकती है। पास्चन का जो ट्रांजिशन है वो 3rd ऑर्बिट में होता है, इसलिए n1 की वैल्यू बाल्मर के लिए 3 होगी और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 आगे कुछ भी हो सकती है। ऐसा ही हम ब्रैकेट और फुंट्स के लिए भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट के लिए ट्रांजिशन 4 में होता है, n1 की वैल्यू 4 होगी और n2 की वैल्यू 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। और जो फुंट्स सीरीज़ है उसका ट्रांजिशन 5th सीरीज़ में होता है, वहाँ पर n1 की वैल्यू 5th होगी और n2 की वैल्यू 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। इनकी वैल्यू पुट करके हम इन सीरीज़ में होने वाले ट्रांजिशन और उसकी वेव लेंथ को ज्ञात कर सकते हैं। तो जितने भी ये जो आपने रिडबर्ग फार्मूला पढ़ा, इसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स है और n2 की वैल्यू उससे अगला नंबर होती है। यदि हम इन सब सीरीज़ में n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली लाइन को हम लिमिटिंग लाइन कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, जब प्रत्येक सीरीज में n2 का मान इनफाइनाइट या अनंत होता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली लाइन को हम लिमिटिंग लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा 9th वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा जो मेन उद्देश्य था, जो कि हम 5th वीडियो लेक्चर से बोल रहे थे कि हमको लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में समझना है। तो आशा करता हूँ कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर हम रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन है उसको दूर करते हुए नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।